हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई। ठीक है। जितनी भी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उसको हम एकदम बढ़िया तरीके से मैप से पढ़ेंगे। मैं जितना भी साथियों पीएसआई का कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर आपको कुछ भी कमी लगे तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, उसमें बदलाव किया जाएगा। जैसे ही आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी मेरे भाई, उसके बाद में अपन इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, जिससे आपका बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। मैंने मोटा मोटी तौर पर बात करें तो आपका 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अगर हाल ही के अंदर से आरपीएससी का जो वेटेज देखा जाए तो मेरे भाई वो सारा का सारा जो जुगाड़ है वो फेल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आरपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 सवाल पूछे भी नहीं, पूछे 10 भी पूछ ले, एक भी पूछ ले, दो भी पूछ ले, पूछे भी नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं मान सकता हूँ ये कभी फैल नहीं जाती है। मैं ऐसा इतना श्योर नहीं कर सकता, क्योंकि आप आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि आरपीएससी कैसा पेपर बना रही है। आप अगर सपोज करो आपके पास में 5 की जगह 3 सवाल दे, तो आप क्या कर लोगे? करने ही पड़ेंगे मेरे भाई। 10 सवाल दे दे तो क्या कर दोगे? कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उन्होंने दिए, वो कह देंगे कि आपको आपके सिलेबस में दे रखा, सिलेबस से बाहर हमने कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन सिलेबस से पूछा है। ठीक है। तो इसलिए आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उन पर आपको ध्यान देना है। पर मैं इतना प्रयास कर सकता हूँ कि मेरे भाई जितना भी आप कंटेंट पढ़ोगे एकदम बढ़िया तरीके से मजा आएगा, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जैसे ही आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो उसके एमसीक्यूज अपन करेंगे मेरे भाई। जिस प्रकार से आरपीएससी पूछ रही है, जैसा भी सवाल बन सकता है वो सारे अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है। ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट आपने किया और उसमें कोई कमी रह गई। ठीक है। दूसरी बात, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि साथियों जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसी के अंदर से आएगा। अपना प्रयास रहता है मेरे भाई कि बेस्ट से बेस्ट करने का, मेहनत करने का अपने का है। सीधी सी बात है, एग्जाम में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा मैं ये भी नहीं कहता कि हूबहू छपेगा, नहीं भाई। जो चीज़ें दिख रखी हैं, आपका सिलेबस में दे रखा है, उस पर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे। और दूसरी बात, मैं हर सब्जेक्ट का ज्ञानी नहीं हूँ मेरे भाई। मैं पहले उस सब्जेक्ट को तैयार करता हूँ, जो भी चीज़ें मेरे को पढ़ानी होती हैं उसके बाद में मैं उस पर काम करता हूँ। ठीक है। इस तब जाकर मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। मतलब कि साथियों, आपकी एक क्लास 1 घंटे की बन रही तो उसमें उसके पीछे 3 से 4 घंटे का समय तो मेन रूप से कंटेंट तैयार करना और साथ ही उस चीज़ के बारे में पढ़ना एकदम बढ़िया तरीके से कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं, तब जाकर आपकी एक क्लास तैयार होती है। इतनी मेहनत लगती है, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है मेरे भाई क्लासेस देने में। तो आज अपन बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई एक सवाल 100% आएगा, याद रखना है। ठीक है। हमेशा आता है और आता रहेगा। स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की बेसिक जानकारियों के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का अपन सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। क्षेत्रफल हो गया और दूसरा जनसंख्या, दोनों केंद्र से साथियों इसका यहाँ पर से याद रखना है दूसरा स्थान है। ठीक है। जो मैंने पहली क्लास में करवा दिया गया था, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए पूछ लेता हूँ कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसका जनसंख्या के अंदर से कौन सा स्थान है और साथ ही क्षेत्रफल के अंदर से कौन सा स्थान है, इसका कमेंट कर कर आप बताओगे मेरे भाई। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें याद रही होंगी। और दूसरी बात और मेरे भाई, कि जितना भी जो मेन मेन जो कंटेंट है आपका, जैसे औद्योगिक प्रदेश हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, इनको साथियों में एक अलग से आपको कंपाइल कर कर एक वीडियो बना दूंगा। अलग अलग जो टॉपिक हैं उनके अंदर से विश्व के सारे मरुस्थल कौन कौन से हैं, विश्व के सभी औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट देखो यहाँ पर से देख रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है, जो यहाँ पर से दिखा रखी है। इनकी स्थिति भी बता रखी है। 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 0 डिग्री है और 23 डिग्री साउथ आपको देखने को मिल जाती है। इस साइड में जब हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पर से जो उभरा हुआ भाग है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता चल चुकी होगी, ये काम की नहीं है, फिर भी कभी कभार पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतों के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको पर्वत कौन कौन से? एटलस पर्वत आ गया, लोमा पर्वत आ गया। दूसरा बात करें किलिमंजारो आ गया, जो बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। केन्या आ गया। ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो देखो अपन मैप में ही देखेंगे, ज़्यादा रटाने के काम नहीं है मेरे पास में। एकदम मैप में देखोगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको तैयारी हो जाएगी। तो ये रहे आपके पास में अफ्रीका के प्रमुख जो पर्वत है उनके बारे में। दूसरी बात मेरे भाई, इसको पहले करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मेरे भाई। एक मैं श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ जो हिंदी की है मेरे भाई, पहले प्रश्न पत्र के बारे में अपन टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। इस टॉपिक वाइज के अंदर से साथियों
जो हिंदी के जो टॉपिक हैं, जैसे हिंदी के अंदर से सबसे पहले अपन संधि देख रहे हैं, तो संधि के अंदर से साथियों जितने भी सवाल बन सकते हैं 300-400 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिससे आपकी संधि बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। एक मान सकते हो साथियों एक रिवीजन क्लास मैंने इसको स्टार्ट कर दिया गया है, और ये क्लास देखना मत भूलना मेरे भाई, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी, एकदम बढ़िया तरीके से अपन देखने वाले हैं। ठीक है, चारों ऑप्शनों के बारे में देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी मेरे भाई। ठीक। दूसरा बात करें अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों के बारे में अपन बात करते हैं, जो आपको मानचित्र में दिखा रखा है। ऊपर की तरफ अपन बात करते हैं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत मेरे भाई ये आपको 3 देशों में देखने को मिलेगा। इधर बात करें तो मेरे भाई ये देखो, एक तो ये देश आ गया और एक इधर आ जाता है। ये 3 देशों के बारे में बात करें तो इधर वाला जो देश है मेरे भाई ये थोड़ा सा कम दिखा रखा है, इधर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पर से साथियों सबसे पहले बात की जाए तो याद रखना, यहाँ पर जाता है कौन सा था, ट्यूनेशिया जाता है, ये ट्यूनेशिया आ गया। इधर बात करें तो मेरे भाई अल्जीरिया आ गया। ठीक है, अल्जीरिया के बाद में साथियों इधर बात करें तो एक तरफ आपको देखने को मिलेगा मोरक्को, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कितने देशों में है एटलस पर्वत का, 3 में है। कौन कौन से हैं, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया और मोरक्को में। पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, तो फिर भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं, एक लोमा पर्वत आता है। लोमा पर्वत मेरे भाई ये 2 देशों की सीमाओं पर आपको देखने को मिलेगा। इधर बाहर की तरफ बात करें मेरे भाई, ये तो कौन सा है, गिनी आ गया मेरे भाई, और इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आता है सिवेरा लियोन आ जाता है, थोड़ा सा याद रखना। 2 हो गए। तीसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है देखो कौन सा, रिवेंजरी आ जाता है। रिवेंजरी के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई एक तो इधर तो डीआरसी है, कौन सा है, डीआरसी है। और डीआरसी के बाद में साथियों इधर बात करें तो ये युगांडा है, इसके दोनों देशों की सीमाओं पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। केन्या पर्वत बात करें तो केन्या खुद में है। एक किलीमंजारो के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये याद रखना, ये किलीमंजारो है, ये तंजानिया, इधर तो तंजानिया है, इधर ऊपर केन्या है, इन दोनों के सीमा पर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है लाला, इसको रट लेना। या तो चोटी पूछ लेगा या फिर पर्वत पूछ लेगा। और जब अपन नीचे की तरफ चलते हैं तो मेरे भाई दक्षिणी अफ्रीका की तरफ तो आपको डेक्कन्सबर्ग पर्वत आपको देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये तो आपने मैप में देख लिया, अब इसको अपन डिटेल में देख लेते हैं कि मेरे भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, ऊपर की तरफ इधर से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको एकदम सीक्वेंस में याद रहेगा। मैप से यही तो फायदा रहता है मेरे भाई कि मैप से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको दिमाग में एकदम फिक्स सेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटलस पर्वत की। एटलस देखेंगे, लोमा देखेंगे, केन्या देखेंगे, किलीमंजारो देखेंगे, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें मेरे भाई, देखो यहाँ पर से दिखा रखा है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत का जो विस्तार है एकदम आपको जूम आउट कर दे दिया गया है मैप मेरे भाई। यहाँ पर से मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में आपको विस्तार देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से दिखा रखा है। ठीक है, इसका दिखा रखा ना मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें एटलस पर्वत मेरे भाई ये नवीन वलित पर्वत आपको देखने को मिलता है। इसका प्रकार याद रखना है। इसका जो निर्माण होता है ये अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से इसका निर्माण हुआ है, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो याद रखना माउंट टोबकल आ जाती है, और ये है कहाँ पर से, मोरक्को में आपको देखने को मिल जाती है। इतना ही आपको याद रखना है। ऐसा आपको कोई भी किताब में नहीं दिखा रखा होगा मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीके से आपको मैप में समझा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरी इस मेहनत पर थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे मेरे भाई। इतना तो काम कर सकते हो मेरे भाई, आपसे फीस थोड़ी ले रहा हूँ मैं। एटलस पर्वत याद हो गया। अब बात करते हैं कौन सा, लोमा पर्वत की तरफ चलते हैं। ये रहा भाई आपके पास में लोमा पर्वत है। लोमा पर्वत का विस्तार के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये याद रखना, सियरा लियोन और गिनी के अंदर से आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह गिनी उच्च भूमि का मतलब गिनी उच्च भूमि का भाग माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें तो मेरे भाई इस लोमा पर्वत से छोटी छोटी जलधाराओं से निकलने के बाद में एक नदी निकलती है, जिसका नाम याद रखना नाइजर रिवर आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और याद रखना मेरे भाई कि लोमा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम याद रखना बिन तुमानी, आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लेना। ज़्यादा कोई खास नहीं है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, एकदम अट्रैक्टिव चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पर्वत के। ये 2 ऊपर की तरफ थे मेरे भाई, तो याद रखना ये तो अफ्रीका महाद्वीप, अपने मैप में देखा ना, ये तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी के अंदर से थे। अब पूर्वी की तरफ अपन चलते हैं, जो यहाँ पर से देखो पूर्वी अफ्रीका के ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं किलीमंजारो के बारे में। किलीमंजारो की मुख्य रूप से बात करें तो साथियों आपको बताना है कहाँ पर से इसकी स्थिति है, याद रखना तंजानिया में पूर्वी अफ्रीका और भ्रंश घाटी के समीप आपको देखने को मिल जाती है। मुख्य रूप से आपको स्थिति पूछे तो याद रखना तंजानिया में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बात करें तो मेरे भाई याद रखना जो किलीमंजारो पर्वत है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और किलीमंजारो पर्वतीय समूह में आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 3 पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, कीबो,
कीबो के साथ में सीरा, और दूसरा नाम याद रखना मेरे भाई, नाम आता है मावंजी, आपको याद रखना है। 3 पर्वतों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। अफ्रीका का आपको अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो भी याद रखना मेरे भाई, कौन सी आती है, उहरू आ जाती है। कौन सी आती है, उहरू आ जाती है, जो कीबो पर स्थित है, ये भी याद रखना है, ठीक है, इतना याद रख लोगे। अब बात करते हैं अपन केन्या पर्वत के बारे में। केन्या पर्वत के बारे में बात करें तो मेरे भाई अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। स्थिति के बारे में तो आपको पता है कि मेरे भाई ये केन्या के विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित आ जाता है, और यहाँ पर से साथियों गहन वनस्पति और उच्च जैव विविधता पाई जाती है, ये भी याद रखना है। और मेरे भाई इसके बारे में बात करें तो याद रखना, आपको देखने को मिलेगा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो बातियान देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी, बातियान आपको देखने को मिल जाएगी, ये थोड़ा सा याद रखना है। इतना ही याद रखना, ज़्यादा कोई खास चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, बस यही याद रख लोगे काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट पर्वत के बारे में बात करते हैं, रिवेंजोरी पर्वत के बारे में देखते हैं। ये रहा आपके पास में रिवेंजारी पर्वत के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें, इसका उपनाम आपको याद रखना है, चंद्रमा के पर्वत या फिर अफ्रीका के आल्पस इसको कहा जाता है, याद रखना है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मेरे भाई कांगो, डीआरसी और युगांडा के समीप आपको देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर से बताया था। इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक खंड पर्वत आपको देखने को मिलता है। और ऊंचाई के आधार पर बात करें तो अफ्रीका का तीसरा सबसे ऊंचा है। कौन सा है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखना है। आपसे सीधा सीधा आर पे से पूछ सकती है, ऐसा नहीं सोचना कि पहला पूछेगी दूसरा नहीं, तीसरा भी पूछ सकती है। पहला कौन सा बताया था मेरे भाई, तो वो याद रखना, पहला बताया कौन सा, किलिमंजारो बताया था, और दूसरा बताया था केन्या, और तीसरा बता दिया ये यहाँ पर से रुवांजारी, आपको याद रखना है। इसकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में हम बात करते हैं। देखो जो आ जाता है मेरे भाई मार्गरेटा, आपको सर्वोच्च चोटी देखने को मिलती है, जो स्टैनली पर्वत समूह का हिस्सा माना जाता है। और बात करें तो मेरे भाई रुवेंजारी पर्वत है, ये भी याद रखना, ये बहुत सारे पर्वतों का समूह आपको देखने को मिलता है। मोटा मोटी तौर पर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मतलब कि ये 6 पर्वतों का समूह आपको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कौन से बारे में, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति बात करते हैं तो मेरे भाई ये दक्षिणी अफ्रीका तथा ले, नाम याद रखना मेरे भाई, लेसोतो के पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलता है। जो अपन मैप में देखा था नीचे ही नीचे की तरफ, वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यह व्रतकारु पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित आ जाता है, याद रखना, भ्रंश कगार आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई, ये याद रखना कौन सी आती है, लियोना आ जाती है। कौन सी आती है मेरे भाई, लियोना आपकी सर्वोच्च चोटी है, याद रखना है, इतना ही याद रख लेना मेरे भाई। दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ से एक ऑरेंज नदी है, उसका उद्गम होता है, ये भी याद रखना है, येलो रिवर इसको बोल सकते हैं। सॉरी सॉरी ऑरेंज रिवर याद रखना है, येलो वाला याद नहीं रखना है, ठीक है, इतना याद रख लो काफ़ी है आपके लिए। पर्वत देख लिए, अब बात करते हैं अपन पठारों के बारे में। ये रहा आपके पास में अफ्रीका के प्रमुख पठार। अफ्रीका के प्रमुख पठारों के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा, गिनी उच्च भूमि के बारे में अपन बात करते हैं। गिनी उच्च भूमि के बारे में बात करें, देखो साथियों एक तो गिनी उच्च भूमि आ गया, दूसरा दूसरा आता नाम मेरे भाई जोश का पठार आ गया। तीसरा बात करें मेरे भाई जोश के पठार के बाद में एक और नाम आपको देखने को मिलेगा कौन सा, जो जोश का पठार है मेरे भाई, ये नाइजर और नाइजीरिया के मध्य आपको देखने को मिलता है। एक आता है मेरे भाई कौन सा, बी का पठार आपको देखने को मिलेगा। बी के बाद में साथियों कटंगा का पठार भी आपको देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कटंगा के अंदर से बाद में बात करें तो दूसरा नाम आता है मेरे भाई व्रतकारु पठार आपको देखने को मिलता है। और इधर बात करें तो बनता है पूर्वी अफ्रीका का पठार देखने को मिलेगा, और इथोपिया की उच्च भूमि आपको देखने को मिल जाती है। इतना याद रख लेना है मेरे भाई। अब इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। मैप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। मैप से ही याद करना है आपको, ठीक है, वरना चीज़ें तो किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, भर यूट्यूबर वाले ने अपनी किताब निकाल रखी है और उसमें जाकर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा मत सोचने लग जाता कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा मेरे भाई, सीधी सी बात आ जाती है कि जो बेरोजगार होता है उसको बहुत सारी चीज़ों में वो भ्रमित हो जाता है। हर यूट्यूब वाले ने एक एक किताब निकाल रखी है, वो कितनी किताब पढ़े, कितने मार्केट से परचेज कर लाए, उसके पास में बजट वैसे ही कम रहता है, तो सोच कर समझना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे लिए तो सब बराबर एक जैसे ही है। दूसरा बात करते हैं, मैं सीधी सी बात है कि बेरोजगारों के लिए आपके लिए काम कर रहा हूँ। हमेशा साथियों मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कंटेंट आपको दूंगा कभी तक जब तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई सबसे पहले इन पठारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पश्चिम और मध्य के पठारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला नाम आता है मेरे भाई कौन सा, गिनी उच्च भूमि के बारे में अपन चर्चा करते हैं। गिनी उच्च भूमि के बारे में बात करें तो साथियों एक पर्वतीय पठारी क्षेत्र आ जाता है। इसका जो विस्तार मेरे भाई याद रखना कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसका जो विस्तार है नाम याद रखना पाउटा जालोन क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई देशों के बारे में बात करें तो गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, ठीक है। लाइबेरिया बाद में साथियों दूसरा होता है नाम याद रखना कोटेड, नाम
कोटे डी आइवर आपको देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर से आपको दिखा रखा है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कौन सा जाता है, जोस के पठार के बारे में बात करते हैं। तो जोस का जो पठार है, याद रखना, नाइजर और नाइजीरिया के मध्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नाइजीरिया की जो राजधानी है कौन सी, अबूजा, इसी पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से जो टिन है ना वो पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, टिन है वो खनिज पाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा कोई खास नहीं है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बी के पठार के बारे में। बी के पठार के बारे में बात करें तो साथियों इसकी जो स्थिति है वो अंगोला में आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से साथियों एक खनिज पाया जाता है, वो कौन सा खनिज याद रखना मेरे भाई, बॉक्साइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, बॉक्साइड पाया जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और दूसरा बात करें इस बी के पठार के पास में साथियों एक दलदली भूमि है। दलदली भूमि के पास में से आपको एक नदी है जिसका नाम याद रखना मेरे भाई, नाम आता है जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। इतना याद रख लोगे, आगे बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, कटंगा और पूर्वी अफ्रीका के पठारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। कटंगा के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो कटंगा ये कांगो प्रजातंत्र जो डीआरसी है ना, डीआरसी, और साथ ही बात करें तो नाम आ जाता है कौन सा, जाम्बिया के मध्य आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यह जो कटंगा का जो पठार है मेरे भाई, कटंगा जो पठार है ये तांबा और कोबाल्ट के लिए थोड़ा सा फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई जो कटंगा का जो पठार है इसके अंदर से एक नदी निकलती है जो आगे जाकर कांगो रिवर का निर्माण करती है। उस नदी का नाम जरूर याद रखना, कौन सा नाम आता है, लुआ लाबा। कौन सी नदी आती है, लुआ नाबा, आपको नदी का नाम याद रखना है। अब चलते अपन पूर्वी अफ्रीका के पठारों की तरफ से, तो आपको देखने को मिलेगा तंजानिया, केन्या और युगांडा में विस्तृत क्षेत्र ये फैला हुआ है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई इथोपिया उच्च भूमि के बारे में। तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर से दिखा रखा है। इथोपिया उच्च भूमि के बारे में बात करें तो मेरे भाई इस इथोपिया उच्च भूमि को साथियों अबेसिनियर पठार कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई इसकी स्थिति आ जाती है इथोपिया और जिबूती में आपको देखने को मिल जाती है। इथोपिया उच्च भूमि है, यहाँ पर से साथियों गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सी आती हैं, एक लवणीय झीलें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है मेरे भाई, लवणीय झीलें पाई जाती हैं। इसके अंदर बात करें तो लवणीय झीलों के अंदर से कौन सी झील आ जाती है मेरे भाई, नाम आता है उसका अस्सल झील आता है। कौन सा नाम आता है मेरे भाई, अस्सल झील, आपको याद रखना है। कौन सी झील है, अस्सल झील पाई जाती है, जो कहाँ पर से मेरे भाई, जिबूती में, आपको थोड़ा सा याद रखना। एक मीठे पानी की झील भी है, कौन सी है, ताना झील है, याद रखना। कौन सी है मेरे भाई, ताना झील है। कौन सी झील है लाला, ताना झील है, ये मीठे पानी की है। कौन सी की है, मीठे पानी की है लाला। और दूसरा बात करें तो ये खारे पानी की है, ये क्या है, खारे पानी की है मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है। और बात करें तो मेरे भाई जो ताना झील है ना, इसके अंदर से साथियों एक जो नील नदी है उसका उद्गम होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई इसके बारे में देखो, वो यहाँ पर से दिखा रखे हैं, देखो असल झील है, ये जिबूती में है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। जो ब्लू नाइल है वो भी आपको मैंने यहाँ पर से बता दी, सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं इस मैप के अंदर से। तो थोड़ा सा इस मैप को पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई एक आ जाता है यहाँ पर से जो सर्वोच्च चोटी है इस पठार की, इथोपिया उच्च भूमि केंद्र से था, तो नाम याद रखना मेरे भाई, कौन सी आती है, नाम उसका याद रखना, रास दारसेन आता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा नाम याद रखना, सर्वोच्च चोटी यही आपको देखने को मिलती है इसकी। इथोपिया उच्च भूमि के बाद में एक और बसता है कौन सा, वरतकारु पठार के बारे में बच जाता है, वो अपन देख लेते हैं। ये रहा आपके पास में वरतकारु पठार, ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थिति आपको देखने को मिलती है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ये भी याद रखना। इसके किनारे साथियों याद रखना, किनारे पर केप फोल्ड माउंटेन, और साथियों याद रखना कौन सा था, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है, जो अपन ने पढ़ा था। दूसरा बात करें तो साथियों इसका जो निर्माण होता है वो भ्रंश कगार के निर्माण से इसका निर्माण हुआ है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें देख ली, पर्वत देख ली और पठार देख लिए। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके बारे में। देखो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो किलिमंजारो है, ये भी याद रखना। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत केन्या पर्वत है, ये भी याद रखना। तीसरा सबसे ऊंचा है रिवेंजरी है, ये भी याद रखना है। नवीन वलद पर्वत है मेरे भाई, एटलस पर्वत आ जाता है, ये थोड़ा सा चीज़ें याद रख लेना, बहुत बार पूछा जाता है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है, पूर्वी अफ्रीका भ्रंश घाटी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो साथियों एक महान दरार घाटी है जहां विवर्तिक पटलैंडों से अलग हो रही है, थोड़ा सा याद रखना। मतलब कि अफ्रीका क्या है, वो टूट रही है इधर से। एक ये जो यहाँ पर से येलो वाला दिखा रखा ना, यहाँ पर से टूट रही है। अब यहाँ पर से देखो प्लेटों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी प्लेटें हैं यहाँ पर से दिखा रखा है। देखो साथियों नाम आता है अर्बेनियन प्लेट है साथियों, उत्तर पश्चिम की ओर है। दूसरा बात करें तो साथ नाम आता है न्यूबियन प्लेट आता है, जो पश्चिम की ओर है। और दूसरा नाम आता है मेरे भाई सोमाली प्लेट, जो पूर्व की ओर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से साथियों यहाँ स्थित झीलों को महान अफ्रीका झीलें कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना,
ठीक है। अब थोड़ा सा अपन झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साथियों, ब्रंश घाटी के प्रमुख झीलों के बारे में जो यहाँ पर से दिखा रखी है, ये क्रम है, याद रखना है, सवाल बना सकती है आरपीएससी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको पहले से ही तैयार कर रखी हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम आपसे पूछ सकती है। ठीक है। अब उत्तर से दक्षिण जो क्रम है इन झीलों का, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। कौन कौन सी है देखो, इसमें से आपको देखने को तुर्कान झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीवू झील, टेंगानिका झील, रुकवा झील और मलावी झील, इनका क्रम याद रखना है। उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकती है, दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लगाया है, जिससे आपको परेशानी नहीं हो मेरे भाई। स्टार्ट देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं टेंगानिका झील के बारे में। तो टेंगानिका झील के बारे में देखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं उसका जो सीमावर्ती देश है वो डीआरसी होगा, बरूंडी हो गया, जाम्बिया और तंजानिया में आपको देखने को मिल जाती है। विश्व की सबसे लंबी झील है, ये भी याद रखना है। अफ्रीका की सबसे गहरी झील है, वो भी याद रखना है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, ये याद रखना। बेकाल झील के बाद में रूस में है, रूस के बाद में, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। और अफ्रीका की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है, वो भी याद रखना। ठीक है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो साथियों, पूर्वी अफ्रीका के ब्रंश घाटी में स्थित है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, जो मैप में आपको यहाँ पर से दिखा रखा है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है लाला, सवाल पूछ सकता है, आपके टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा शायद तक। आगे बात करते हैं अपन कौन सा, विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील का अपन बात करते हैं। देखो साथियों, विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो देखो साथियों कहाँ कहाँ से है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में आपको देखने को मिलता है। इसके मुख्य तथ्यों के बारे में बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये याद रखना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना है। सुपीरियर के बाद में, सुपीरियर पहली है और दूसरी ये आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई, यह विश्व रेखीय झील है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई, ये ब्रंश घाटी की शाखाओं के मध्य स्थित है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं, चीज़ें आपको यहाँ पर से दिखा रखी हैं। नेक्स्ट जो झील आती है मेरे भाई, चांड झील आती है। कौन सी आती है, चांड झील, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा सा है देखो, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो मेरे भाई, यह सहारा मरुस्थल के दक्षिण किनारे पर आपको देखने को मिल जाती है। संबंधित देशों के बारे में बात करें तो नाइजर, चांड, नाइजीरिया और कैमरून आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पर इस मैप में दिखा रखी है लाला। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो साथियों, एक रामसर साइट है, ये भी याद रखना। इसे साथियों चारी नदी आकर गिरती है, याद रखना है। यह एक अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र का भी उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नाइजर रिवर के बारे में, बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना है। इसका जो उद्गम होता है मेरे भाई, गिनी उच्च भूमि या फिर लोमा पर्वत से होता है, याद रखना। प्रवाह क्षेत्र बात करें तो माली, नाइजर, बेनिन सीमा और नाइजीरिया में होता है। मुहाना बात करें तो मेरे भाई गिनी की खाड़ी है, याद रखना। अटलांटिक महासागर में जाकर ये गिर जाती है। आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो साथियों, इसको तेल निवर मतलब कि साथियों ऑयल रिवर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर से साथियों पेट्रोलियम के विशाल भंडार आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। इतना आपने पढ़ लिया, अब देखते हैं थोड़ा सा अपन इसके बारे में थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। देखो साथियों, सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में है। सबसे लंबी झील टेंगानिका आपको देखने को मिलता है, विश्व की सबसे लंबी है। सबसे गहरी झील टेंगानिका आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका की शहरी सबसे गहरी है, ये भी याद रखना। रामसर साइड में चांद झील आपको ये थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा आपको थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा जिससे। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, नील नदी के बारे में, नाइल रिवर के बारे में। ये आपके पास में नील नदी। सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, प्रवाह कहाँ से होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। लंबी है मतलब कि साथियों लंबाई में है। अगर साथियों अगर वो ज़्यादा जल ग्रहण के क्षेत्र में बात करें तो अमेजन नदी आपको देखने को मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र बात करें तो युगांडा, दक्षिण सूडान, मिस्र और इथोपिया में इसका देखने को मिल जाता है। इसके अंदर से साथियों दो धाराएं मिलती हैं। देखो, एक तो इधर से आ गई, ये ऐसे चलेगी, देखो एक तो इधर से आ जाती है, एक धारा इसमें से इस प्रकार से आएगी। ये दोनों धाराएं मिलने के बाद में साथियों इसका निर्माण कौन सा होता है, यहाँ पर से जाकर इसे भूमध्य सागर में मिल जाती है। अब वो दो धाराएं कौन कौन सी हैं, एक तो मेरे भाई श्वेत नील है, ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं नीली नील है, तो ये साथियों ताना झील से इथोपिया से निकलती है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर से जाकर मिल जाती है खार्तूम के अंदर से। ये दोनों नदियां साथियों खार्तूम जो सूडान की राजधानी है वहाँ पर जाकर मिलती हैं, याद रखना। और आगे जाकर ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। जिस मैप में देखोगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएगी मेरे भाई, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अलग से मैप दे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि जो नील नदी है उसका आर्थिक महत्व क्या है अफ्रीका के अंदर से, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखो, नील नदी के बारे में, नील नदी का आर्थिक महत्व और बांधों के बारे में बात करते हैं। मिस्र में साथियों इसको क्या याद रखना, नील
या याद रखना मेरे भाई, नील नदी का उपहार कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर से कृषि के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से चावल और कपास की खेती की प्रमुखता होती है, याद रखना। प्रमुख बांधों के बारे में बात करें तो मेरे भाई आपको बांध देखने को मिलेंगे। देखो एक तो बांध ये है, और दूसरा बांध मेरे भाई, दूसरा बांध आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। पहले बांध के बारे में बात करें तो आसवान बांध आ जाता है मेरे भाई, मिस्र में स्थित है, याद रखना। इसके पीछे साथियों नाइजर नाइजर झील है, वो आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है रेनेसा बांध, आपको देखने को मिलता है साथियों। यहाँ पर से ये इथोपिया में स्थित आ जाता है, थोड़ा सा विवादों में चर्चित चल रहा है मेरे भाई। ये देखो साथियों, यहाँ पर से क्यों पानी रोक लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा विवादों में चल रहा है कि पूरा पानी आने नहीं दे रहे हो। ठीक है, एक तो बांध ये रहा, और दूसरा बांध आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मेरे भाई थोड़ा सा अपन मैदानों के बारे में, बाद में देख लेंगे जो नदियां हैं उनके बारे में। तो अफ्रीका के घास के मैदानों के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले इसका वर्षा वितरण देखते हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर से सहारा के मरुस्थल की तरफ से मतलब कि 25 सेंटीमीटर से कम होता है। फिर सहेल आता है, सहेल का सवाना आता है, फिर वेल्ड आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वर्षा का क्रम बता रखा है। अब देखो साथियों, यहाँ पर से घास के प्रकारों के बारे में बात करें तो देखो साथियों, सवाना आता है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, वो उनको कहा जाता है। वेल्ड बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। सारा के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर से दिखा रखा है, साहेल, सवाना, और साथ ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से वेल्ड है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं सवाना उष्ण कटिबंधीय घासों के बारे में। तो साथियों इसको याद रखना मेरे भाई, इन घास के मैदानों को साथियों पार्कलैंड वनस्पति भी कहा जाता है। वर्षा बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, लंबी घास होती है, छोटे पेड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। पेड़ भी जो होते हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा सेरेंगेटी मैदान आपको देखने को मिलेगा, जो तंजानिया में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा बात करें, इसका जो उपनाम है मेरे भाई वो भी याद रखना, लैंड ऑफ बिग गेम इसको कहा जाता है। मुख्य रूप से साथियों ये हंटिंग के लिए फेमस माना जाता है। जलवायु के बारे में बात करें, जलवायु के बारे में बात करें तो मेरे भाई शुष्क मौसम होता है, और आर्द्र मौसम आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मेरे भाई वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, नाम आता दक्षिण अफ्रीका के साथ में नाम आता है दूसरा लेसोथो, लेसोथो के बाद स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो वर्गीकरण है वो आपको 3 प्रकार से देखने को मिल जाता है, उच्च वेल्ड, मध्यम वेल्ड और निम्न वेल्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर से मृदा के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, चरणोजम मृदा पाई जाती है, और इस चरणोजम मृदा के अंदर साथियों ह्यूमस के कारण साथियों उसके जो रंग है वो काला हो जाता है, थोड़ा सा याद रखना। और ये मक्का की खेती के लिए फेमस मानी जाती है, याद रखना। और साथियों यहाँ पर से मक्का मतलब ये त्रिभुज आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, ऐसा सा त्रिभुज यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है। पशुपालन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मेरिनो भेड़ है, उसका पालन किया जाता है, और उसकी अच्छी ऊन के लिए साथियों यहाँ पर से फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये आपने देख लिया मेरे भाई, शीतोष्ण देख लिया और उष्ण देख लिया। अब थोड़ा सा शीतोष्ण के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मेरे भाई। ये विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान है, इनको थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है मिलाने वाला। उत्तरी अमेरिका में साथियों प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में साथियों पंपास कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखना है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया में साथियों स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है। चीन में साथियों मंचूरिया कहा जाता है, हंगरी में साथियों पुस्ताज कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में साथियों डाउन्स कहा जाता है, और न्यूजीलैंड में साथियों केटनबरी कहा जाता है। इनको साथियों मिलाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आरपीएससी, तो थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है लाला, इसको याद रखना है। ठीक है, 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक, अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, सहारा का मरुस्थल, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये रहा आपके पास में सहारा का मरुस्थल। सबसे पहले इसका विस्तार बात करते हैं, तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, वो भी याद रखना है। लगभग बात करें तो मेरे भाई ये इसका 11 देशों में विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब 11 देशों के बारे में बात करें तो देखो साथियों कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोन्टेनिना और पश्चिमी सहारा आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। प्रकृति के बारे में बात करें तो साथियों एक पथरीला मरुस्थल है साथियों, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, हमादा उसको कहा जाता है। जनजातियों के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 2-3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। देखो साथियों, नाम आता है, पहले का नाम आता है तुआरेंग आ जाता है, और दूसरा बात करते हैं बुदुइन आ जाता है। तो ये तो साथियों घुमक्कड़ जनजाति होती है, थोड़ा सा याद रखना, जो पशुपालन का काम करती है, ये थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब अफ्रीका के अंदर से 2 मरुस्थल और बसते हैं, कालाहारी मरुस्थल बसता है, एक साथियों नामीब मरुस्थल बसता है। अब जैसे ही साथियों सहारा मरुस्थल से आओगे, उसके नीचे की तरफ आओगे मैप में, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जिसका अपन क्या कह सकते हैं साथियों, साहिल क्षेत्र कहा जाता है। इस तरफ आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैप यहाँ पर से दिखा रखा ना, यहाँ पर से देखने को मिलेगा। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई, ये क्या चीज़ है। ये रहा आपके पास में साहेल प्रदेश।
साहेल प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों, ये सहारा मरुस्थल तथा सवाना घास के मैदानों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो जलवायु है मेरे भाई अर्ध शुष्क आपको देखने को मिल जाती है। 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर से वर्षा होती है। इसका जो महत्व होता है मेरे भाई, ये जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, थोड़ा सा आपको देख लेना है। ठीक, आगे बात करते हैं मेरे भाई, जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो दक्षिणी अफ्रीका के कुछ मरुस्थल है मेरे भाई, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सहारा देख लिया, दो और बसते हैं, एक था नाबी मरुस्थल और दूसरा कालाहारी मरुस्थल। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। नाबी मरुस्थल के बारे में अपन बात करें मेरे भाई, तो इसका जो मुख्य रूप से विस्तार बात करें तो नामीबिया, अंगोला और दूसरा बात करें मेरे भाई दक्षिणी अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो नाबी मरुस्थल है, इसका सर्वाधिक विस्तार आपको नामीबिया में देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें मेरे भाई तो ये याद रखना कि जो नाम्बी मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है, मतलब कि साथियों इसको अर्ग मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये कोहरे से ढके हुए बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पर से चीज़ें दिखा रखी हैं, सारी चीज़ें लिख रखी हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर में सूचित है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। कारण बात करें तो मेरे भाई ये क्यों होता है यहाँ पर से, तो साथियों यहाँ पर से वेलगुअल ठंडी जलधारा कारण यहाँ पर से उत्सुकता पाई जाती है। दूसरा बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल के बारे में, तो बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। तो कालाहारी मरुस्थल है, इसका जो विस्तार है मेरे भाई बोत्सवाना में मुख्यतः रूप से पाया जाता है, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, जो चीज़ें यहाँ पर से दिखा रखी हैं। इसके अंदर से साथियों ये भी एक गर्म मरुस्थल है। कैसा है, गर्म मरुस्थल आ जाता है, याद रखना। और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित आपको याद रखना है। और यहाँ पर से सर्वाधिक लवणीय क्या पाई जाती है मेरे भाई, जल धाराएं पाई जाती हैं, थोड़ा सा यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और मेरे भाई एक चीज़ और याद रखना साथियों, यहाँ पर से बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है, और साथियों यहाँ पर से मक्काड़ी गाड़ी सोल्ट पेन इसी मरुस्थल में स्थित है, थोड़ा सा याद रखना। और ये रेतुला मरुस्थल है वो भी याद रखना है मेरे भाई। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखते हैं सिनाई प्रायद्वीपीय सुएज नहर के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं मेरे भाई, जो सिनाई प्रायद्वीपीय है ये मिस्र का एक भाग है जो साथियों एशिया महाद्वीप में स्थित है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, नाम आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बीटर लेक आपको देखने को मिलेगा, जो स्वेज नहर मार्ग में स्थित है, जो खारे पानी की झील है, वो भी याद रखना। इसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके बारे में बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा पश्चिम में स्वेज की खाड़ी है, पूर्व में अबाका की खाड़ी है, उत्तर में भूमध्य सागर है, और दक्षिण में आपको लाल सागर आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पर से अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट देखो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर से प्रमुख पठार और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से एक नदी निकल रही है, ये जो नदी निकल रही है मेरे भाई सेनेगल रिवर है, याद रखना है, इधर से जाएगी आकर जाकर ये मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से एक और नदी आएगी, कौन सी, ये जो रिवर निकल रही है ना इधर से आएगी मेरे भाई नाइजर रिवर आपको देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक, अब इनको थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। और एक और आता है मेरे भाई, यहाँ से एक और कौन सा है कि जोश के पठार से आपको देखने को मिला, जोश के पठार के पास में से गाना कैसे होते हुए इधर से एक नदी आएगी, कौन सी, वोल्गा नदी आएगी। कौन सी आएगी मेरे भाई, वोल्टा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्टा नदी है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। वोल्टा नदी के बारे में बात करते हैं तो साथियों इसका जो उद्गम होता है ये बुर्किना फासो पठार से 17 का होता है, याद रखना। और ये काली, सफ़ेद और लाल वोल्टा नदियाँ मिलकर साथियों एक वोल्टा नदी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी हैं, काली, सफ़ेद और लाल, तीन नदी मिलकर एक साथियों एक इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, और बात करें मेरे भाई इसके अंदर से तो साथियों जो वोल्टा नदी है ये भी याद रखना कि ये विश्व के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और इसका जो संगम होता है इधर आपको देखने को मिलेगा, तो ये इधर आ जाती है किसमें, गिनी की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। इतना याद रख लोगे मेरे भाई, ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा नदी के बारे में बात करते हैं, देखो साथियों जो नाइजर रिवर है इधर से निकले कर वो इधर आएगी, उस नाइजर रिवर के बारे में बात करते हैं। नाइजर रिवर का जो उद्गम होता है मेरे भाई ये लोमा पर्वत के पदेन क्षेत्र से होता है, याद रखना है। इसका जो संगम होता है वो गिनी की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी एक सहायक नदी आती है मेरे भाई, बेन्यू आ जाती है, थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से मैन रूप से बात की जाए, ये जो पश्चिमी अफ्रीका है, इस पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नाइजर रिवर, आपको याद रख लेना। इतना याद रख लोगे मेरे भाई। आगे बात करते हैं किसके बारे में, अपन दूसरी जो नदी आती है उसके बारे में बात करें। इधर दिखा रखी है ना ये कौन सी नदी है, देखो ये इधर से आगे इधर आते होते हुए ये कांगो रिवर आ जाती है। इस कांगो रिवर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कांगो रिवर है ये कतंगा के पठार से निकलती है, याद रखना है, पर कटंगा के पठार से निकलती है। इसका जो संगम होता है अटलांटिक महासागर में होता है। विश्व के सबसे गहरी नदी है और विश्व के सबसे बड़ी
क्या जाती है मेरे भाई, यहाँ पर से सबसे बड़ी नदी आयतन की दृष्टि से फेमस मानी जाती है। दूसरा बात करें तो जल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, याद रखना है। यह नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। कांगो रिवर आपको याद रखना है। जैसे जिस प्रकार से अपनी जो माही नदी है ना वो काटती है, वैसा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस पर एक जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा। उस जलप्रपात का जरूर नाम याद रखना, लिविंगस्टोन स्टैनली आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर से आती है एक परियोजना है, उसका नाम याद रखना। कौन सी आती है? कौन सी है? ग्रेट इंगा परियोजना आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। और बात करें तो मेरे भाई एक इधर से नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी उसके बारे में बात करते हैं। लिम्पो नदी है, इधर से निकलेगी वो लिम्पो नदी इधर आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। लिम्पो के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, जो लिम्पो का जो है इसके बारे में बात की जाए तो मेन रूप से कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर से 2 नदियाँ मिलेंगी, बाद में इसका निर्माण होता है। दक्षिण अफ्रीका में साथियों याद रखना, एक तो क्रोकोडाइल, दूसरा जाता है हमारे भाई मारिको नदी के मिलने से साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, और जाकर यहाँ पर से मिल जाती है हिंद महासागर में, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ये साथियों मकर रेखा को 2 बार काटती है, थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा खास इसके अंदर से है नहीं। इसका नाम जरूर यहाँ में याद रख लो, कौन सा है? लिम्पो नदी है। कौन सी है मेरे भाई? लिम्पो रिवर। ठीक है, एक और जो नदी है दक्षिण अफ्रीका में निकलती है मेरे भाई, यहाँ से निकलेगी वो, इधर से निकलते निकलते आएगी और इधर आ जाती है वो, उसका नाम याद रखना मेरे भाई, ऑरेंज रिवर है। कौन सी रिवर है? ऑरेंज नदी है वो। इस ऑरेंज नदी के बारे में बात करें तो मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें तो देखो ऑरेंज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखना नाम आता है। कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका में एक पठार देखा था अपने, ड्रैकन्सबर्ग पठार आपको देखने को मिलता है, और इसका जो संगम होता है वो अटलांटिक महासागर में जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी वो वाल नाम से आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रखना। और 2 देशों के मध्य, एक तो नामीबिया है, इधर से देखो आपको देखने को मिलेगा नामीबिया, और इधर से बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की मध्य ये सीमा बनाती है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एक नदी और बच जाती है जिसका नाम अपन देखेंगे मेरे भाई, जो बी के पठार से निकलेगी ऐसे लंबी सारी आएगी, उसका नाम अपने को देखना है मेरे भाई, कौन सा था? जाम्बेजी नदी आता है। कौन सा था मेरे भाई? जाम्बेजी नदी आता है। इस जाम्बेजी नदी के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, जाम्बेजी नदी के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से बात करें तो ये उसका जो उद्गम होता है ये बी के पठार से होता है, याद रखना। और इसका जो मतलब मेन रूप से बात करें तो संगम होता है मोजाम्बिक जल में हो जाता है। इस नदी पर साथियों एक विक्टोरिया जलप्रपात है, याद रखना है। कौन सा है? जाम्बेजी नदी के ऊपर से है विक्टोरिया जलप्रपात है, बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात, याद रखना है। विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना। मुख्य रूप से बात करें तो ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है 2 देशों पर आपको देखने को मिलेगा, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो इस नदी पर साथियों करीबा बांध स्थित है, साथियों थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, जो करीबा झील पर बनाया गया है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये मेन रूप से बात करें, जो ये जाम्बेजी झील है मेरे भाई, ये मानव निर्मित झील है, याद रखना। जाम्बिया और जिम्बाब्वे का आपको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इतना थोड़ा सा याद रख लोगे तो काफ़ी है। अब देखते हैं कौन कौन सी होगी। देखो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो वोल्टा होगी। वोल्टा के बाद में दूसरा बात करें तो मेरे भाई कौन सी हो जाती है? नाइजर होगी। क्या नाइजर भी होगी मेरे भाई, जो इधर से आ रही थी नाइजर होगी। नाइजर के बाद में साथियों कौन सी हो गई? कांगो नदी हो गई, जो इस प्रकार से आ गई। ठीक है, कांगो के बाद में एक और मेरे भाई यहाँ पर से एक नीचे की तरफ जो दक्षिण अफ्रीका इधर से आ रही थी ना, वो ऑरेंज अगली होगी। ऑरेंज के बाद में साथियों की लिम्पोपो होगी। लिम्पोपो के बाद में साथियों कौन सी होती है? जाम्बेजी होगी। ठीक है, और जाम्बेजी के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक होती है कौन सी, इधर से बात करें तो एक जो नील नदी है वो आपने पहले पढ़ ली है। और बात करते हैं मेरे पास जैसे फोटा जालोन क्या है, ये सेनेगल और नाइजर नदियों का उद्गम स्थल आपको देखने को मिलता है। जोस का जो पठार है टेन का उत्पादन आपको थोड़ा सा याद रखना। कटंगा का जो पठार है ये कांगो नदी क्षेत्र से यहाँ पर से तांबा यूरेनियम के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई नाम आता है अबिसीनिया, जो नील नदी का उद्गम आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, अब और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो मैप के अंदर से दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में जो मैंने यहाँ पर से आपको बताई थी। देखो यहाँ पर से कौन सा जाम्बेजी नदी है मेरे भाई, ये मोजाम्बिक जल में गिरती है, याद रखना। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर बना हुआ, जो मैंने पहले बता दिया गया। लिम्पोपो नदी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, याद रखना नाम आता है डेलागोवा की खाड़ी में गिरती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज़ें मैंने बता दी। ऑरेंज नदी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से मैंने बताया था ये अटलांटिक महासागर में गिरती है, चीज़ें यहाँ पर से मैंने सारी चीज़ें बता दी गई हैं ऊपर के अंदर से मैप के अंदर। अब लास्ट में अपन देख लेते हैं मेरे भाई विक्टोरिया के प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है,
विक्टोरिया के प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो मेरे भाई अफ्रीका की विक्टोरिया झील आ जाती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, याद रखना कहाँ कहाँ है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में आपको याद रखनी है। श्वेत नील नदी से इसका उद्गम होता है। दूसरा बात करते हैं टंगानिका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, याद रखना ब्रंस घाटी में। दूसरा बात करते हैं न्यासा या फिर मलावी झील, जो सीमावर्ती झील है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। असल झील बात करते हैं मेरे भाई जिबूती में है, ये अफ्रीका के सबसे निम्नतम बिंदु है, वो भी याद रखना। चांद झील के बारे में बात करें तो सहारा के दक्षिण में, थोड़ा सा याद रख लेना, इतना याद रख लोगे काफ़ी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये था मेरे भाई आपके पास में अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सचमुच में मज़ा आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में तो मेरे भाई थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेगी मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही।